किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए लोगों का प्रशिक्षण लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताता हूँ। यदि हमारे ही गांव से या हमारे ज़िले से अगर कोई टीचर बनता है, शिक्षक बनता है, तो शिक्षक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो डीएड करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा, नेट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। यानी टीचर बनने के लिए पहले हम लोगों को प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगा? टीचर बनेगा। यदि हमारे यहाँ से अगर कोई पुलिस बनता है तो उसको 2 साल का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। कितने साल का? 2 साल का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। यदि कोई हमारे ही गांव से अगर कोई आर्मी में जाता है या आईटीबीपी में जाता है या बॉर्डर में वो जाता है सेवा करने के लिए, तो उनको भी 2 साल तक प्रशिक्षण दिया जाता है। कितने साल तक? 2 साल। मिनिमम 2 साल का उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण दिए जाने के बाद ही उनको ड्यूटी दिया जाता है। वैसे ही हम लोगों के पूरे भारत में अगर हम लोगों को आंदोलन करना है तो आंदोलन करने से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रशिक्षण लेना चाहिए। और बिना प्रशिक्षण का हम लोगों को डायरेक्ट ही हम लोगों को आंदोलन पे कूदना नहीं है, क्योंकि बिना प्रशिक्षित लोग अगर आंदोलन में कूदते हैं, आंदोलन करते हैं, तो अधिकांश जो आंदोलन है वो फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। इसलिए आंदोलन करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? प्रशिक्षण लेना होगा। और प्रशिक्षण लेने के लिए ही हम लोगों को ऐसे बड़े बड़े जगह पे हम लोगों को बैठना होगा। क्या करना होगा? बैठना होगा। तो आज हम लोग यहाँ पर बलरामपुर के आस देवरी डांड में हम लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर जब आंदोलन करने जाते हैं तो हम लोगों को क्या जानना है? आंदोलन करने की रणनीति जानना है। क्या जानना है? आंदोलन करने के लिए रणनीति को जानना है। और रणनीति को जानने से पहले अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ और किस लिए आंदोलन कर रहा हूँ। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? तो जानना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में कौन कौन लोग हैं? एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं और जनरल लोग हैं। कितने लोग हैं? ये 5 प्रकार के लोग हमारे भारत में रहते हैं। कितने प्रकार के लोग? 5 प्रकार के लोग रहते हैं। तो ये 5 प्रकार के लोग कहाँ से आए? तो हम लोगों को जानना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? जानना जरूरी है। ये 5 प्रकार कौन कौन लोग हैं? तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहूँगा। यहाँ पर आदिवासी लोग कितने हैं? हाथ खड़ा कीजिए। ठीक। ओबीसी लोग कितने हैं? हैं? आइए, आप अंदर आइए, क्योंकि ओबीसी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए ना, आइए, यहाँ पर आइए, आइए। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग 5 कैटेगरी के लोग हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सामान्य। ये 5 कैटेगरी के लोग हमारे भारत में रहते हैं। ये 5 कैटेगरी बनाया किसने? मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहूँगा। हम सभी को बताया जाता है कि यहाँ पर अंग्रेज आए। कौन आए? अंग्रेज आए, मुगल आए, हूण आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए। सारे लोगों को बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? और ये सारे लोग क्यों आए भारत में ही? क्यों आए बताइए? हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए, हम लोगों का जो धन संपत्ति है उसको लूटने के लिए आए। और हम लोगों को क्या करने आए? हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए आए। आए कि नहीं आए? तो ये जो आक्रमणकारी लोग हैं वो लोग अपना फ़ायदा के लिए हम लोगों के ऊपर में आक्रमण करते हैं और हम लोगों को लूट के क्या करते हैं? हम लोगों का जो संपत्ति है उसको क्या करते हैं? लूट करके ले जाते हैं। तो ये जो विदेशी लोग हैं, उस विदेशी में
सबसे पहला जो विदेशी है उसको भी हम लोगों को जानना है। यहाँ पर 13 आक्रमणकारी लोग आए। कितने? 13 आक्रमणकारी लोग आए। और पहला आक्रमणकारी कौन है आप लोगों को पता है? आदिवासियों को पता है पहला आक्रमणकारी कौन है? पता नहीं है। ओबीसी भाइयों को पता है? ब्राह्मण लोग हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ब्राह्मण तो अभी हम लोग बोलते हैं, तो उसको विदेशी की भाषा में हम लोग आर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्य। भारत का पहला आक्रमणकारी जो है वो आर्य है। भारत का पहला आक्रमणकारी कौन है? आर्य है। और ये जो आर्य लोग हैं, आज हम लोग यहाँ पर सारे लोग केवल आदिवासी लोग और हमारे ओबीसी भाई लोग यहाँ पर बैठे हैं, 2 कैटेगरी के लोग बैठे। तो ये जो आदिवासी लोग हैं और ओबीसी के लोग हैं और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये इतिहास में हम लोगों को पता चलता है कि इन सभी को द्रविड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्रविड़ कहा जाता था। और द्रविड़ों का कोई भी जाति या पाति नहीं होता था। कोई भी कंवर, उरांव, गोंड, नगेसिया ऐसा नहीं होता था। कोई भी ठाकुर, राजपूत ऐसा नहीं होता था। कोई तेली, तंबोली, गुप्ता, साहू ऐसा नहीं होता था। सारे लोगों को क्या कहा जाता था? द्रविड़ कहा जाता था। और जब द्रविड़ लोग आपस में ऐसा ही मिलजुल करके रहते थे, उस समय हमारे भारत को अखंड भारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? और विदेश से हमारे भारत में पढ़ने के लिए आते थे। क्या करने के लिए आते थे? तो हमारे देश को विश्व गुरु भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विश्व गुरु कहा जाता था। और जब हम लोग सारे लोग द्रविड़ लोग मिल बांट के कमाते थे, किसी को हम लोग गुलाम नहीं बनाते थे। सारे लोग कैसे कमाते थे? मिल के कमाते थे। और जब हम लोग मिल के कमाते थे, उस समय सारे लोग संपन्न लोग थे। कैसे लोग थे हम लोग? संपन्न लोग थे। हम लोग सीधे साधे लोग थे, संपन्न लोग थे, किसी के साथ में झगड़ा झंझट नहीं था। जब हम लोग संपन्न लोग थे, उस समय विदेशी आर्य लोग देखते हैं कि भारत के लोग इतने संपन्न क्यों हैं, इनके पास में इतना धन दौलत, रुपया पैसा, सारा चीज क्यों है। तब उन लोग देखते हैं कि ये जो सीधे साधे लोग हैं, उन सीधे साधे लोगों को हम लोग क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। और जब हम लोग आक्रमण करेंगे तो इनका जो धन संपत्ति है उसको हम लोग लेंगे। तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब हम लोग द्रविड़ियन जीवन जी रहे थे, उसी समय ये आर्य लोग क्या करते हैं? हमारे भारत में आक्रमण करते हैं। और हम लोगों का उस समय पक्का का घर था। कैसा घर था? पक्का का घर था। हम सभी का पक्का का घर था। हम लोगों का जो पुरखा लोग हैं उनका पक्का का घर था। लेकिन आज के डेट पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का जो मूल निवासी समाज है वो अपने पक्का घर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ज़्यादा कमाऊंगा तो मैं पक्का घर बना सकता हूँ, ज़्यादा कमाऊंगा तो अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, ज़्यादा कमाऊंगा तो नौकरी में यानी घूस पेश दे सकता हूँ। हम लोग ज़्यादा कमाने का सोच रहे हैं, लेकिन कोई कमा पा रहा है क्या? नौकरी कर रहा है, वो भी क्या करता है? अपने 30 साल के कैरियर में अगर वो 30,000 पेमेंट पाता है तो 1 साल का 3 लाख रुपया, कितना? 10 महीना का 3 लाख रुपया होगा कि नहीं होगा? और 12 महीना का 3,60,000 होगा कि नहीं होगा? तो 3,60,000 हम लोग कमा रहे हैं। अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का जो मूल निवासी समाज का, अगर आदिवासी है, शेड्यूल कास्ट है, चाहे ओबीसी है, अपने बच्चे को अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है तो वहाँ का फीस भी अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर 3,000, 5,000, 7,000, अगर सिटी में आप लोग देखेंगे तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपया एक साल का फीस है। कितना है? 1.5 लाख तक फीस है 1 साल का पढ़ने का। अगर 2 बच्चा पढ़ेगा तो कितना लाख हो जाएगा? 3 लाख। तो एक जो अभिभावक है वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेगा क्या? अगर 3 लाख रुपया में अगर अपने बच्चे को पढ़ाता है तो खाएगा क्या? क्या को खाएगा? इसीलिए हम लोग जो हैं
शोषित और पीड़ित आज तक दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में जाने के बाद भी शोषित और पीड़ित हैं। सारे लोग सोच रहे हैं कि हम लोग यानी हमारा जो जीवन है वो बेहतर होते जा रहा है, लेकिन बेहतर नहीं हो रहा है। हम लोग वहीं के वहीं हैं। हम लोग राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना उठना बैठना, सारा चीज अच्छा था। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि आर्यों का आक्रमण होता है और हम लोग इसी आक्रमण के चलते अपना घर द्वार, रुपया पैसा, सारा चीज छोड़ करके हम लोग जंगल में चले गए। और जो लोग जंगल में चले गए उसको आदिवासी कहते। जो लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहे उन लोगों को हम लोग शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। और जो लोग गुलामी स्वीकार कर लिए वे ओबीसी कहलाए। जो लोग गुलामी स्वीकार कर लिए वो कौन कहलाए? ओबीसी के लोग कहलाए। यहीं पर हम लोगों का 3 कैटेगरी बना। कितना कैटेगरी? 3 कैटेगरी। हम लोग अलग अलग होना चाहते थे क्या? कैटेगरी बनाना चाहते थे क्या? नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन ये जो आर्य लोग आए और हम लोगों को यहाँ पर मारे पीटे, तो हम लोग अपना जान बचाने के लिए हम लोग अपना अपना रास्ता पकड़ लिए और यहाँ पर 3 कैटेगरी बन गए। जब यहाँ पर 3 कैटेगरी बन गए तो ये जो आर्य लोग हैं वे लोग सोचते हैं कि किसी न किसी दिन इन लोग एक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक हो सकते हैं। तो इनको बांट के रखना जरूरी है। जब हम लोगों को बांट के रखना ये जरूरी है, इन लोग सोचे, तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। कौन सी व्यवस्था का? वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। और वर्ण व्यवस्था अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 4 वर्ण होता है। 3 कैटेगरी में हम लोग बटे, इकट्ठा ना हो इसलिए उन लोग क्या किए? वर्ण व्यवस्था बनाए। और वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर में रखे ब्राह्मण। कौन लोग क्या रखे? ब्राह्मण। फिर दूसरा में क्या रखे? क्षत्रिय। तीसरा में क्या रखे? वैश्य। और चौथा में क्या रखे? शूद्र। यहाँ पर 4 वर्ण बनाए और 4 वर्ण में जो लोग जंगल में चले गए उनको शामिल यहाँ पर नहीं किए। जो लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे थे उनको यहाँ पर शामिल नहीं किए। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यानी जो लोग गुलाम यानी हुए या गुलामी स्वीकार किए उनको शूद्र में रखा गया। और ये शूद्रों को क्या कहा गया कि तुम लोग जो शूद्र लोग हो उनका काम है तन से, मन से और धन से ऊपर के वर्णों की सेवा करोगे। क्या करोगे? सेवा करोगे। आज हम लोगों का जो पिछड़ा वर्ग समाज है वो तन से, मन से और धन से क्या करेगा? ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करेगा। आज भी कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर यानी जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जिनकी जाति आज के डेट पे अपने भारत में 3743 जाति है, वे लोग आज तक ये ब्राह्मणों की गुलामी से इन लोग बाहर निकल ही नहीं पा रहे। निकल पा रहे हैं? तो आप लोग अगर इस वर्ण व्यवस्था को देखेंगे तो इसी वर्ण व्यवस्था के पीड़ित लोग आज के डेट पे ओबीसी के लोग कभी क्रिश्चियनिटी को अगर स्वीकार कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं? धर्म परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है? अगर आप लोग जाएंगे इधर बिलासपुर एरिया, कोरबा एरिया में जाएंगे तो जितने भी तेली लोग हैं वे लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? क्रिश्चियन बन रहे हैं। अगर आप लोग इधर आप सारंगढ़ साइड में जाएंगे तो वहाँ पर जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उन लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? उन लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं। इधर अंबिकापुर में ही हमारे उरांव लोग मुस्लिम बन गए। कुछ लोगों को मैं खुद देखा हूँ, उन लोग क्या बन गए? मुस्लिम बन गए। तो हमारे ही लोग यानी SC ST OBC के जो लोग हैं जो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे में हैं, वे लोग दूसरे धर्मों को मान रहे हैं। क्यों? कि इतने 1000 साल, 5000 साल तक ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को क्या कर रहे हैं? अपने कंधे पे ढो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंधे पे ढो रहे हैं। और इन लोग काम करके क्या कर रहे हैं? ऊपर के वर्णों को पाल रहे हैं। लेकिन आज जब शिक्षित हो रहे हैं तो ये लोग क्या कर रहे हैं? कितना दिन तुमको ढोएंगे? चलो छोड़ो यार, तुम्हारा ये ढोना को छोड़ दे रहे हैं और वे लोग दूसरे तरफ जा रहे हैं। तो उसको क्या बोल रहे हैं? ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो इनको क्या कर रहे हैं? घर वापसी के माध्यम से उनको फिर से वर्ण व्यवस्था में यहाँ पर सबसे नीचे में जहाँ पर पहले थे वहीं पर लाने का काम कर रहे हैं। इनको ब्राह्मण बनाने के लिए वापस नहीं ला रहे हैं कि ला रहे हैं? घर वापसी हो रहा है। आप लोग देखे होंगे कि कोई भी अगर ओबीसी के व्यक्ति है, अगर वो किसी धर्म को मानता है तो उसको जब घर वापसी किया जाता है तो वहीं पर वो शूद्र में ही उसको रखा जाता है और ब्राह्मण बनने के लिए नहीं लाया जाता है। उसको यहीं पर गुलाम बनाने के लिए उसको वापस लाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि जब हम लोग SC ST OBC के लोग यानी यहाँ पर द्रविड़ थे तो यहाँ पर उन्होंने हम लोगों को वर्ण व्यवस्था बनाया, अनटचेबल बनाया, आदिवासी बनाया। किसने बनाया? ये जो आर्य लोग हैं उन्होंने बनाया। और आज ये जो लोग हैं हमारे SC ST OBC के लोग, उन लोग जानते थे कि एक दिन इन लोग इकट्ठा आएंगे, इसलिए उन्होंने जाति का निर्माण किया। और ये जो जाति का निर्माण किया उसका सबूत कहाँ पर है? अगर हम लोगों को पूछेंगे, क्या करेंगे? पूछेंगे कि आप लोग बोल रहे हैं ये तो लाखों साल पहले बना, ऐसा बोलेंगे। लेकिन ये एक लाखों साल पहले नहीं बना जाति का निर्माण, या जाति का निर्माण 1 लाख साल पहले नहीं किया गया। आप लोगों को सुनकर के हैरानी होगी कि ये 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद में इधर आप लोगों का जाति बना है, हम लोगों का जाति बना है। और ये जो जाति है वो हमारे ऊपर में थोपा गया है। ये जो जाति है हमारे ऊपर में क्या किया गया है? थोपा गया है। और ये जो जाति है वो इंसानों में जाति नहीं होती। मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपके देवरी डांड में किसी बकरी को मैं लेके आता हूँ और वहाँ पर लेटरिन करा देता हूँ और मैं पूछता हूँ कि ये किसका लेटरिन है, तो आप लोग तुरंत बोलेंगे अरे बकरी का है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर मैं किसी गाय को चाहे बैल को मैं अगर लेटरिन करा देता हूँ यहाँ पर लाने के बाद और मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि किसने लेटरिन किया, तो आप लोग तुरंत बोलेंगे तो ये तो गाय का है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। लेकिन मान लिया जाए मैं किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को मैं ला करके यहाँ पर लेटरिन करा दिया, उसके बाद मैं पूछूंगा किसने लेटरिन किया, कौन सी जाति के लोगों ने लेटरिन किया, तो आप लोग बता पाएंगे? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बता देगा कि ये उराव ने लेटरिन किया, कि तेली ने लेटरिन किया, कि लोहार ने लेटरिन किया। कोई नहीं बता पाएगा। इसका मतलब ये है हम लोगों का जाति नहीं है। लेकिन इन आर्य ब्राह्मणों ने क्या किया? हम लोगों के ऊपर में जाति व्यवस्था को जबरदस्ती थोप दिया, यानी जानवरों की व्यवस्था को आदमी के ऊपर में उन्होंने थोपा। तो आज ये जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था को हम लोगों को समूल नाश किए बगैर हम लोगों में जो भावना है, यानी एकता है, अखंडता है, वो यहाँ पर नहीं आ सकती। इसलिए हम लोग जाति व्यवस्था को भी खत्म करना चाहते हैं। जाति व्यवस्था को क्या करना चाहते हैं? खत्म करना चाहते हैं। और ये जो जाति व्यवस्था है ये ब्राह्मणों का हथियार है। और ये ब्राह्मणों का हथियार क्यों कहें? क्योंकि जब तक हम लोग जाति में रहेंगे तो हम लोग अपने समाज से बटे बटे रहेंगे, सेग्रीगेट होंगे, अलग अलग जीवन जिएंगे, आपस में नहीं बैठेंगे। किसके कारण? ये जाति व्यवस्था के कारण। इसलिए वाम से भारत मुक्ति मोर्चा पूरे देश में लोगों को जागृत कर रहा है और जागरण के माध्यम से आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। मैं आज ये जो प्रशिक्षण है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं आज आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि ये जो जाति व्यवस्था है ये ब्राह्मणों के द्वारा हम लोगों के ऊपर में थोपा गया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जब यहाँ पर हम लोगों को 3 कैटेगरी यहाँ पर बना, उसी कैटेगरी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो संविधान में हम लोगों को SC ST OBC हम लोगों को संवैधानिक नाम दिया। क्या नाम दिया? संवैधानिक नाम दिया, SC ST OBC। और जो लोग SC ST OBC के लोग यानी दूसरे धर्म को मानते हैं, यानी क्रिश्चियन बनते हैं, बौद्धिस्ट बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, लिंगायत बनते हैं, सिख बनते हैं, जैन बनते हैं, तो इनको बाबा साहब ने माइनॉरिटी नाम दिया। क्या नाम दिया? माइनॉरिटी नाम दिया। तो यहाँ पर
हमारे भारत में SC ST OBC के लोग ही धर्म परिवर्तित करके यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। तो आज पूरे भारत में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा SC के लोगों को, ST के लोगों को, OBC के लोगों को और माइनॉरिटी के लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। आप लोगों को ये सुनकर के हैरानी होगी कि हमारे देश में 6,743 जाति के जातियां हैं। 6,743 जाति। इन जाति में से अभी तक हमारे यहाँ पर अपने भारत में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा 4,500 जाति को जोड़ चुका है। कितने हजार जाति को? 4,500 जाति को जोड़ चुका है। 1,500 जाति के लोग अभी बाकी बचे, लेकिन अनुमान है आने वाले 1-2 साल में वे सभी लोग भी हमारे वाम से भारत मुक्ति मोर्चा में जुड़ जाएंगे। तो आज हम लोगों को ये जानना है कि हम लोग कौन हैं। ये तो हम लोगों को उन्होंने बांटा, अभी हम लोगों को ये जानना है कि हम लोग वास्तव में कौन हैं। तो मैं आज आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा, आगे बढ़ाइए तो उसको। और आगे बढ़ाइए। तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, उसमें रिमोट होना रहता है। रिमोट मेरे पास में नहीं है तो मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। दिन भर वहाँ जाऊँगा, फिर आऊँगा, फिर जाऊँगा तो थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, इसलिए मैं पूरा वो को नहीं दिखा रहा हूँ। नहीं तो मैं यानी जब भी कैडर देता हूँ तो पूरा सबूत के साथ में दिखाता हूँ, लेकिन क्या है कि इस बार मेरे पास रिमोट नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो आने वाले समय में हम लोग रिमोट का भी व्यवस्था करेंगे और सबूत के साथ में आप लोगों को प्रशिक्षण देंगे। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि बाबा साहब ने हम लोगों को जब संविधान लिखा और हम लोगों को दिया, क्या किया? संविधान को हम लोगों को दिया तो उसने हम लोगों को जोड़ने का कोशिश किया। जो जाति जाति के टुकड़े थे, उन टुकड़ों को बाबा साहब क्या करना चाहते थे? जोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? हमारे देश में 3 कैटेगरी को बनाया, जोड़ने के लिए बनाया। सबसे 340 में अगर पढ़ेंगे तो OBC को उन्होंने लिखा, 341 में शेड्यूल कास्ट के लिए लिखा और 342 में आदिवासियों के लिए लिखा। यानी SC के लिए, ST के लिए और OBC के लिए ये तीनों को बाबा साहब क्या करना चाहते थे? जोड़ना चाहते थे। इसलिए बाबा साहब ने हम लोगों को संवैधानिक नाम दिया ST शेड्यूल ट्राइब, SC शेड्यूल कास्ट और OBC अदर बैकवर्ड क्लास। तो यहाँ पर बाबा साहब ने हम लोगों को 3 कैटेगरी में जोड़ना चाहा और जोड़ने के लिए उन्होंने कैटेगरी वाइज हम लोगों को वहाँ पर रखा। आज ये जो SC ST OBC के लोग हैं, वो जो SC ST OBC के लोग हैं उसको 21 मई 2001 में माइकल बामसाद ने 117 देश को बुलाया, वहाँ के वैज्ञानिकों को बुलाया। बुलाने के बाद में उन्होंने हम लोगों का ब्लड सैंपल लिया। क्या लिया? ब्लड सैंपल। और ब्लड सैंपल लेने के बाद में उन्होंने DNA रिपोर्ट बनाया और DNA रिपोर्ट में ये पता चला कि SC का, ST का और OBC का जो खून है और खून में जो DNA है वो DNA L3MN है। क्या है? L3MN। आप लोग आदिवासी हैं तो L3MN है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं तो L3MN है, OBC के लोग हैं तो L3MN है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों का पुरखा जो है वो एक ही था। हम लोगों का पुरखा एक ही था। हम लोगों का जो DNA है वो एक है और ये जो DNA है उसी को आज साइंटिफिक यानी जो सबूत है उसके आधार पर उसको लिया जाता है। आज हम लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, इसलिए सबसे विश्वसनीय जो सबूत है वो DNA है कि हम लोगों का जो पुरखा है वो एक है। मूल निवासी आंदोलन को और मजबूत और बेहद सशक्त बनाने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।